जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक में जो चौथा टाइप्स था, यानी टाइप्स नंबर 4 में। तो टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक, जिसे आपका हिंदी में आग्नेय शैलों का गठन कहा जाता है। आग्नेय शैलों का गठन, आग्नेय शैलों का गठन। तो आग्नेय शैलों का गठन के बारे में अगर बात करूं तो हमने बताया था कि इनके प्रॉपर्टीज के आधार पर इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी बोला जाए तो डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रिस्टलन की दर, क्रिस्टलन की दर। दूसरा अगर बारे में बात करूं तो क्रिस्टलों का आकार या कनिकताएं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, अंग्रेजी में साइज ऑफ ग्रेन्स, साइज ऑफ ग्रेन्स, इसे आपका हिंदी में कहा जाता है क्रिस्टलों का आकार, क्रिस्टलों का आकार, क्रिस्टलों का आकार। तीसरा हमने पढ़ाया आपको शेप ऑफ क्रिस्टल, शेप ऑफ क्रिस्टल, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रिस्टलों की आकृति, क्रिस्टलों की आकृति, क्रिस्टलों की आकृति। और चौथा जो हमने बताया, चौथा आज मैं चर्चा करूंगा म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ क्रिस्टल्स एंड ग्लास, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रिस्टलों और क्रिस्टलों और क्रिस्टलों और कांचिया द्रव का पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ क्रिस्टल्स एंड ग्लास, जो कि टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक के टाइप्स नंबर 4 है। अब आते हैं नीचे। तो जैसे कि आप यहाँ हेडिंग से ही देख पा रहे हैं, हमने लिखा है कि टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक, और इनका जो चौथा टाइप है जो पढ़ेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन या ऑफ क्रिस्टल्स एंड ग्लास, यानी किस प्रकार से क्रिस्टल्स और ग्लास के बीच एक म्यूचुअल बॉन्डिंग है, म्यूचुअल रिलेशन है, इनके पारस्परिक संबंध है। तो यहां पर हम बात करेंगे फिगर के साथ, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ क्रिस्टल्स एंड ग्लास, इनके प्रॉपर्टीज के आधार पर इन्हें भी आपका 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ क्रिस्टल्स एंड ग्लास आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट का नाम है इक्विग्रैनुलर टेक्सचर, इक्विग्रैनुलर टेक्सचर, इक्विग्रैनुलर टेक्सचर, जिसे आपका हिंदी में कहा जाता है समकनिक गठन, समकनिक
गठन। दूसरा जो है ये है आपका इन इक्विग्रैनुलर टेक्सचर। बस इक्विग्रैनुलर टेक्सचर के पहले इन लगा दीजिए, इक्विग्रैनुलर टेक्सचर। इन इक्विग्रैनुलर टेक्सचर, इन इक्विग्रैनुलर टेक्सचर। अब आते हैं तीसरा, तीसरा को कहा गया डायरेक्टिव टेक्सचर। डायरेक्टिव टेक्सचर। और हाँ, इन इक्विग्रैनुलर टेक्सचर को, इन इक्विग्रैनुलर टेक्सचर को हिंदी में कहा जाता है असमकनिक गठन। असमकनिक गठन। असमकनिक गठन। क्योंकि आप देख पा रहे हैं हमने यहां पर बताया कि इक्विग्रैनुलर टेक्सचर को हिंदी में कहा जाता है समकनिक गठन। तो जब ये इक्विग्रैनुलर नहीं है, क्या है, इन इक्विग्रैनुलर टेक्सचर है, तो इसका मतलब है समकनिक से हो जाएगा असमकनिक गठन। अब यहां पर डायरेक्टिव टेक्सचर, डायरेक्टिव टेक्सचर जिसे हिंदी में कहा जाता है दैसिक गठन। दैसिक गठन। दैसिक गठन। और चौथा, चौथा इसका नाम है आपका इंटरग्रोथ टेक्सचर। इंटरग्रोथ टेक्सचर जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्वेदित गठन। अंतर्वेदित गठन। अंतर्वेदित गठन। अंतर्वेदित गठन। तो ये तो था कि म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन क्रिस्टल्स एंड ग्लास के टाइप्स, इनको डिवाइड किया गया है, इनका वर्गीकरण है। तो इक्विग्रैनुलर टेक्सचर जिसे समकनिक गठन कहा गया, इन इक्विग्रैनुलर टेक्सचर जिसे असमकनिक गठन कहा गया, और डायरेक्टिव टेक्सचर जिसे दैसिक गठन कहा गया, और चौथा इंटरग्रोथ टेक्सचर जिसे अंतर्वेदित गठन कहा गया। अब आते हैं हम एक एक करके चर्चा करते हैं प्रत्येक के बारे में। तो जैसे कि देख पा रहे हैं फिगर यहां पर, तो यहां पर आप फिगर देख पा रहे हैं ए, और यहां पर लिखा हुआ भी है इक्विग्रैनुलर टेक्सचर, यानी बोले तो समकनिक गठन। तो समकनिक गठन के बारे में कहा गया कि इग्नियस रॉक्स हैविंग सम प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्मली एंड सेम साइज्ड। मतलब क्या हुआ कि इनका जो फॉर्मेशन होगा, इनका जो प्रॉपर्टीज होगा वो यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा। यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं एक रूपतावादी। एक रूपतावादी यानी समान। तो इसलिए कहा गया कि प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्मली एंड सेम साइज्ड, मतलब समान आकार। समान आकार, इसका मतलब ये हुआ कि जो इग्नियस रॉक्स होगा, इग्नियस रॉक्स के अंतर्गत जो चट्टानों का प्रॉपर्टीज होगा, जो आपका क्रिस्टल्स और ग्लास के बीच जो रिलेशन होगा वो आपका ये यूनिफॉर्मली होगा, एक रूपतावादी होगा, यानी समान आकार के होगा। इसीलिए मैंने अभी बताया, लिखा है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली यानी एक रूपतावादी, समान आकार, जिसे कहा जाता है, अगर मैं हिंदी में डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो जैसे मैंने एक बार और
कि igneous rocks having some properties are uniformly and same sized। दूसरा पॉइंट क्या, सेम साइज्ड, सेम साइज्ड जिसे हिंदी में मैंने लिखाया समान आकार, यहां भी लिख चुका हूं समान आकार। तो यूनिफॉर्मली एंड सेम साइज इन डिवाइन क्रिस्टल्स इज नॉन एज इक्विग्रैनुलर टेक्सचर। मतलब कि अगर क्रिस्टल्स अगर डिवाइड है, उनका वर्गीकरण है, अगर यूनिफॉर्मली है, सेम साइज्ड है, तो आपका कहलाएगा इक्विग्रैनुलर टेक्सचर, जिसे आपका समकनिक गठन कहा गया। तो जैसे कि हम यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये जो इक्विग्रैनुलर टेक्सचर लिखा हुआ है, तो इस फिगर में देखिए, यहाँ पर देखिए ये इनका साइज जो है एक ग्रैनुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है भाई, ग्रैनुलर फॉर्म में है। और इक्वो ग्रैनुलर, इक्वो मतलब आया है इक्वल वर्ड से, इक्वल मतलब होता है समान। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस फिगर को देख रहे होंगे तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो भी एक तरह से ग्रैनुलर शेप में है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक रूपतावादी है, कुछ कुछ समान आकार का है। इसलिए कहा गया कि इग्नियस रॉक्स हैविंग सम प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्मली एंड सेम साइज्ड। मतलब यहां पर क्या कह रहा है कि यहां पर सम रॉक्स या सम प्रॉपर्टीज, मतलब आग्नेय चट्टानों में उनमें से मैक्सिमम या कुछ प्रॉपर्टीज जो होगा वो आपका यूनिफॉर्मली होगा, एक रूपतावादी होगा, देखने में एक जैसा लगेगा। आकार किस प्रकार से लगेगा, एक रूपतावादी लगेगा, समान आकार का, भले वो समान ना हो। मान लीजिए अगर 1 किलोमीटर दायरे में फैला हुआ है, तो मैक्सिमम एरिया में आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो ज्यादातर आपको लगेगा यूनिफॉर्मली सेम साइज, यानी एक रूपतावादी समान आकार के। तो इस प्रकार से अगर चट्टानें दिखाई पड़ती है तो ये आपका इक्विग्रैनुलर टेक्सचर कहलाएगा। अब आते हैं हम इन इक्विग्रैनुलर टेक्सचर पर। इन इक्विग्रैनुलर टेक्सचर पर तो यहां पर देख सकते हैं आप इन इक्विग्रैनुलर में कि इन इक्विग्रैनुलर मतलब कि असमान आकार का होगा यहां पर। तो इन इक्विग्रैनुलर टेक्सचर के बारे में कहा गया कि इग्नियस रॉक्स हैविंग वेरिएशंस, इग्नियस रॉक्स हैविंग वेरिएशंस इन साइज। मतलब साइज में क्या करेगा, वेरी करेगा। साइज क्या करेगा, इसका वेरी करेगा, मतलब ये समान आकार का नहीं होगा। आगे कहा गया मिनरल ग्रेन्स आर सेड टू हैव द इनइक्विग्रैनुलर टेक्सचर। मतलब किसी आग्नेय चट्टानी संगठन में यानी इग्नियस रॉक्स टेक्सचर में अगर जो उनके खनिज संगठन होंगे, जो मिनरल्स होंगे, जो क्रिस्टल्स होंगे, तो उनका अगर साइज वेरी करता है, यानी वो यूनिफॉर्मली नहीं है, अनयूनिफॉर्म है ना, यानी वो यूनिफॉर्म में नहीं है, यानी एक रूपतावादी नहीं है, एक रूपतावादी नहीं है ना, नॉट यूनिफॉर्मली, नॉट सेम साइज्ड। तो कहा गया ये आपका इसमें ना तो एक रूपतावादी होगा और ना ही आपका समान आकार का होगा। तो इसका मतलब समान आकार का अगर नहीं होगा तो किस प्रकार का होगा, असमान आकार का होगा। इसलिए हिंदी में कहा गया कि मैग्मा में क्रिस्टलाइजेशन के समय जब आपका लिक्विड मैग्मा प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, तो उस प्रकार जब चट्टानों के अंतर्गत जो मिनरल्स का डिपोजिशन होता है, जो मिनरल्स का जमा होता है, जब क्रिस्टल्स बनता है, तो उस प्रकार अगर क्या होता है कि उनका साइज में अगर अंतर होता है, अगर उनका साइज असमान होता है, तो आपका इसे कहा गया इनइक्विग्रैनुलर टेक्सचर। मतलब कि यदि एक ही आकार के ना हो, डिफरेंट आकार के हो, इसलिए कहा गया कि इग्नियस रॉक्स हैविंग वेरिएशंस, उनमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, तरह तरह के साइज देखने को मिलेगा।
तो इस प्रकार के टेक्सचर को कहलाएगा इन इक्विग्रैनुलर टेक्सचर। और आपने अभी दिखा इक्विग्रैनुलर टेक्सचर में किस प्रकार से शेप था, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए इक्विग्रैनुलर टेक्सचर में इसमें एक रूपतावादी नहीं है। ये आपका नॉट यूनिफॉर्मली एंड नॉट सेम साइज्ड। यहाँ पर साइज क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। साइज क्या कर रहा है, यहाँ पर वेरी कर रहा है। साइज साइज क्या कर रहा है भाई, वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है मतलब कि इसमें आकार जो है अलग अलग तरह का है, इनका साइज जो है डिफरेंस है। तो डिफरेंट इसमें क्या मिलेगा, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज मिलेगा। इनका साइज क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, मतलब नॉट सेम साइज, नॉट यूनिफॉर्मली, यानी ना ही आपका एक रूपतावादी होगा और ना ही समान आकार का होगा। तो इनका साइज क्या करेगा, वेरी करेगा। मतलब ये अलग अलग इनका साइज हो सकता है। 0.5 mm हो सकता है, 1 mm हो सकता है, 2 mm हो सकता है, 5 mm हो सकता है ना। तो अलग अलग इनका साइज हो सकता है। तो इन इक्विग्रैनुलर्स में क्या करेगा, ये साइज वेरी करेगा। तो मतलब इक्विग्रैनुलर मतलब समान, इन इक्विग्रैनुलर मतलब असमान, समान नहीं है तो ये क्या होगा, असमान होगा। तो इक्वल जो वर्ड आया है ये आपका आया है इक्वल से, और इनइक्वल मतलब नॉट इक्वल, तो इसलिए कहा गया इक्विग्रैनुलर एंड इनइक्विग्रैनुलर। तो आई होप आप इनको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आते हैं हम तीसरा, जो आपका है डायरेक्टिव टेक्सचर। डायरेक्टिव टेक्सचर जिसे हिंदी में कहा गया दैसिक गठन। तो दैसिक गठन के बारे में कहा जाता है कि अगर क्रिस्टलाइजेशन के समय जब मैग्मा आपका प्रवाहित होता है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि ये मान लीजिए आपका क्रस्ट है और यहाँ पर मैग्मा चेम्बर है जहां पर लिक्विड मैग्मा मौजूद है। अगर क्रैक लाइन से होकर अगर लिक्विड मैग्मा निकलता है तो उसी दौरान क्या होता है कि जो मिनरल्स होता है, मिनरल कंपोजिशन होता है, वो क्रिस्टल क्रिस्टल फॉर्म में उसी टाइम बदलता है, यानी उसी टाइम क्रिस्टलित होता है। उनका साइज जो है, यानी जो लिक्विड मैग्मा है इसी में आपका जो मिनरल्स कंपोजिशन है उसके अंतर्गत वो धीरे धीरे क्रिस्टल के रूप में बदलता है। तो धीरे धीरे अगर ठंडा होगा तो क्रिस्टल का साइज बड़ा होगा, लेकिन अगर ठंडा होने का रेट यानी कूलिंग रेट, लिक्विड मैग्मा का अगर कूलिंग रेट हाई रहेगा तो क्रिस्टल का साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो अगर कूलिंग रेट क्या रहेगा, स्लोली रहेगा, तो क्रिस्टल का साइज बड़ा होगा। ये आपका कब, जब लिक्विड मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होकर सॉलिड स्टेट में बदलता है, यानी चट्टानी संगठन में बदलता है, तो उसी प्रकार मिनरल कंपोजिशन क्रिस्टल होता है। तो कूलिंग रेट अगर हाई रहेगा तो क्रिस्टल का साइज छोटा रहेगा, कूलिंग रेट अगर लो रहेगा तो क्रिस्टल का साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो अब कहा गया इसमें डायरेक्टिव टेक्सचर में कि द टेक्सचर the texture produced produced as a result of flow lavas flow of lavas मतलब लावा during their condensation are called directive texture. Directive texture
सॉरी, यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन होना चाहिए, CONSOLIDATION, कॉन्सोलिडेशन मतलब होता है संगठन। मतलब क्या हुआ कि द टेक्सचर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ लावास ड्यूरिंग देयर कंसोलिडेशन आर कॉल्ड डायरेक्टिव टेक्सचर। मतलब कि जब टेक्सचर प्रोड्यूस्ड होता है, जब लावा का फ्लो होता है, तो उसी वक्त संगठन, चट्टानी संगठन बनने के दौरान क्या होता है कि आपका इस प्रकार से टेक्सचर बनाता है, डायरेक्टिव फॉर्मेट में टेक्सचर बनाता है। इसका मतलब ये हुआ पैरेलल फॉर्म में, यानी पैरेलल फॉर्म में क्या करेगा, इनका संगठन यानी चट्टानों का सेटअप आपका पैरेलल फॉर्म में रहेगा। समानांतर फॉर्म में रहेगा, पैरेलल फॉर्म में, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। तो अगर चट्टानी संगठन अगर इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है तो ये आपका डायरेक्टिव टेक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायरेक्टिव टेक्सचर। यानी कौन जब मैग्मा में, जब वो चट्टानी संगठन के रूप में जब वो परिवर्तित होता है लावा फ्लो के बाद, यानी लावा फ्लो के दौरान, तो उस प्रकार उस टाइम क्या होता है, जो चट्टाने के अंतर्गत जो लिक्विड मैग्मा जब लावा सॉरी लिक्विड मैग्मा जब प्रवाहित होता है और वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जब चेंज होता है, चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, तो उसी दौरान क्या होता है, फॉर्मेशन होता है क्रिस्टल का। क्या होता है? क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। और यही क्रिस्टल्स जब पैरेलल फॉर्मेट में क्या होता है, सेट होता है चट्टानों के अंतर्गत, अगर क्रिस्टल समानांतर क्रमों में व्यवस्थित दिखाई पड़ता है तो इस प्रकार के गठन को, इस प्रकार के टेक्सचर को डायरेक्टिव टेक्सचर कहा जाता है। बस इसमें याद दे रखिए कि आपका लिक्विड मैग्मा यानी आपका जो द्रवित फॉर्म में जो मैग्मा रहता है और वो ठोस चट्टानी अवस्था में जब बदलता है, तो उसी वक्त क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के खनिज संगठन वो क्रिस्टल के रूप में बनता है। क्रिस्टल के बारे में मैंने बताया था कि वो क्या है, क्रिस्टल क्या है, ये हम प्रीवियस सेशन में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। यानी एक तरह से बात किया जाए तो राउंडेड, सॉरी, दानेदार आकार के रूप में रहेगा और उनका साइज आपका डिफरेंट टाइप्स के हो सकता है। तो डायरेक्टिव टेक्सचर में जो क्रिस्टल का सेटअप रहेगा, जो क्रिस्टल बनेगा, यानी जो दिखाई पड़ेगा डायरेक्टिव टेक्सचर, जो दैसिक गठन आग्नेय चट्टानों में के अंतर्गत जो दैसिक गठन है वो इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपका ये क्या हो गया, डायरेक्टिव टेक्सचर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखेंगे। अब आते हैं इंटरग्रॉथ टेक्सचर के बारे में। चौथा, इंटरग्रॉथ टेक्सचर। इंटरग्रॉथ टेक्सचर जिसे अंतर्वेधी गठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्वेधी गठन, अंतर्वेधी गठन कहा जाता है। तो इनके बारे में कहा गया कि द इंटरग्रॉथ ऑफ कॉटास एंड ऑर्थोक्लेज। जो मैं नाम ले रहा हूं, कॉटास, कॉटास या ऑर्थोक्लेज, ये आपका मिनरल्स का नाम है, नेम ऑफ मिनरल्स। कॉटास एंड ऑर्थोक्लेज क्या है? ये मिनरल्स है, मिनरल्स का नाम है, नेम ऑफ मिनरल्स, जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं खनिज। तो द इंटरग्रोथ ऑफ कॉटास एंड ऑर्थोक्लेज में टेक प्लेस, वो एक दूसरे का स्थान ले सकता है when they crystallize simultaneously, जब एक साथ, जब वो लिक्विड मैग्मा के अंतर्गत, लिक्विड मैग्मा के अंतर्गत द्रवित मैग्मा में जब अगर कॉटास जैसे खनिज मिलता है, ऑर्थोक्लेज जैसे मिनरल्स पाया जाता है, तो क्या होता है कि ये क्रिस्टल बनने के दौरान क्या होता है, ये इंटरग्रोथ का काम करता है, यानी अंतर्वेधित का काम करता है। यानी ये एक दूसरे में
समाहित होता है और एक क्रिस्टल का निर्माण करता है। यानी क्या का इसलिए कहा गया कि क्वार्टर्स एंड ऑर्थोक्लेज में टेक प्लेस when they crystallize simultaneously. This intergrowth frequently produce graphic texture in which skeletons of quartz crystals are embedded in the orthoclase. यानी यहाँ पर क्वार्टज जो है एम्बेडेड होगा इन ऑर्थोक्लेज। क्वार्टज crystals are embedded in the orthoclase। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो क्वार्टज खनिज होगा, ये जो क्वार्टज खनिज होगा ये क्या करेगा, ऑर्थोक्लेज में अंतर्निहित होगा। यानी एम्बेडेड को हिंदी में कहा जाता है अंतर्निहित। यानी क्वार्टज ऑर्थोक्लेज के अंतर्गत समाएगा और एक क्रिस्टल फॉर्म में इनका फॉर्मेशन होगा। जैसे कि देख पा रहे हैं आप फिगर में, यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज दिखाई पड़ रहा है आपको, ये एक दूसरे से क्या है, बॉन्डिंग बनाए हुए, ये एक दूसरे के भीतर निहित है, एक दूसरे के साथ ये समाहित है। तो यही है आपका इंटरग्रॉथ टेक्सचर। इसलिए कहा गया कि गलन क्रांतिक पर क्रिस्टलन तथा अपविलयन के कारण दो खनिज क्या होता है, एक दूसरे के भीतर विकसित होते हैं और ऐसे गठन को ही आपका इंटरग्रॉथ या अंतर्वेदित गठन कहा जाता है। और इनके कुछ एग्जाम्पल है जैसे पेग्माटाइट तथा ग्रेनोफायर, ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल्स है इनके। पेग्माटाइट एंड ग्रेनोफायर, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरग्रॉथ टेक्सचर। ग्रेनोफायर मतलब क्या, इसमें ज्यादा कुछ याद रखना ही नहीं है। इंटरग्रॉथ, इंटर मतलब एक तरह से होता है आंतरिक या अंदर प्रवेश करना, एक तरह से इंटर। तो यहाँ पर है इंटरग्रॉथ टेक्सचर। इंटरग्रॉथ टेक्सचर अंतर्वेदित गठन, इसमें क्या करेगा कि दो तरह के खनिज क्या क्रिस्टल एक दूसरे के साथ क्या करेगा, निहित रहेगा, यहाँ पर समाहित रहेगा। इसलिए कहा गया द इंटरग्रॉथ ऑफ क्वार्टज एंड ऑर्थोक्लेज। क्वार्टज एंड ऑर्थोक्लेज may take place when they crystallize simultaneously. This intergrowth frequently produce graphic texture in which skeletons of quartz and crystals, ये वाला लाइन याद रखिए, क्वार्टज crystals are embedded, quartz crystals are embedded in the orthoclase। यानी क्वार्टज का जो क्रिस्टलीय फॉर्मेट होगा ये ऑर्थोक्लेज क्रिस्टल के साथ ये अंतर्निहित रहेगा, यानी एम्बेडेड रहेगा। इसी को कहा जाता है इंटरग्रॉथ टेक्सचर। आज के इस क्लास में आपका टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक्स आपका समाप्त होता है, यानी खत्म होता है। इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा, हमने यहां से आपका इग्नियस रॉक खत्म हो गया, इसके बाद शुरू हो जाएगा सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक, तो अब तक के क्लास में अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पर्सनल भी संपर्क कर सकते हैं मैसेज करके, या आप YouTube में कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या जो जहां से आप वीडियोस को देख पा रहे हैं जिस सोर्स के माध्यम से, तो मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आई होप मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया।